दोस्तों, आज की मूवी एक जबरदस्त टाइम ट्रेवल साउथ इंडियन फिक्शनल मूवी है जिसमें आपको इमोशंस के साथ साथ एक बहुत ही यूनिक स्टोरी देखने को मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को 1.5x की स्पीड पर देखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 2007 से, जहां हम मर्फी नाम के आदमी को देखते हैं। हमें पता चलता है कि मर्फी असल में यहां अपने फादर का विंटेज रेडियो लेने आया था, जिसे उसने ठीक करने के लिए डाला था। अब वहां आकर मर्फी शॉप ओनर से पूछता है कि क्या पापा का रेडियो ठीक हो गया, तो वो ओनर कहता है कि नहीं, मैंने इसके पार्ट्स ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन ये इतना पुराना रेडियो है कि मुझे इसका एक पुर्जा तक नहीं मिला। तो ये सुनकर मर्फी कहता है कि फिर इसके पार्ट्स ढूंढने और इसको सही करने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो ओनर कहता है कि अब बाजार में इस तरह के रेडियो के पार्ट्स नहीं मिलते, इसलिए इसको सही करना मुश्किल है, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगा। वो कहता है कि जब तक तुम एक काम करो, मेरी दुकान पर इतने सारे पुराने रेडियो पड़े हैं, इनमें से किसी भी एक को ले जाओ, तुम्हारे पापा का काम हो जाएगा। लेकिन मर्फी कहता है कि आप मेरे पापा को नहीं जानते, उनको सिर्फ अपना रेडियो ही चाहिए, ये उनके लिए बहुत खास है। तो ओनर पूछता है कि ऐसा क्या खास है इस रेडियो में। तो मर्फी कहता है कि आप एक काम करना, इसको लेकर मेरे घर आना और एक दो पेग लगाकर मेरे पापा से पूछना, वो आपको इसकी पूरी कहानी डिटेल में बता देंगे। इस बात पर अब दोनों हंसने लगते हैं और इसी बीच अचानक मर्फी ऐसे ही उस रेडियो को चेक करने लगता है कि वो चल रहा है या नहीं। और फिर हम देखते हैं कि सेम टाइम पर आकाश में तेज बिजली कड़कती है और उसी के साथ साथ वो रेडियो भी अचानक चल उठता है। ये देखकर अब वो ओनर और मर्फी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये चल कैसे गया। तभी वो ओनर कहता है कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए अब जब ये चल गया है तो इसे घर ले जाओ, तुम्हारे पापा खुश हो जाएंगे, मैं फिर किसी दिन इसको अच्छे से चेक कर लूंगा। तो मर्फी उनकी बात मानते हुए सीधा कार में बैठता है और घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तेज बारिश होने की वजह से वो घर जाने के लिए लेट हो रहा होता है, इसीलिए वो पास वाले PCO पर जाकर अपने पिता को फोन करके कहता है कि पापा यहाँ तेज बारिश है, इसलिए मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं कि यहाँ बच्चा केक काटने का इंतजार कर रहा है और तुम हो कि अभी तक आए नहीं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि आज मर्फी के बेटे का जन्मदिन है और वो उसके आने का वेट कर रहा है। खैर, उसके पिता कहते हैं कि बारिश में संभल कर आना, कोई बात नहीं, तब तक मैं उसे समझा लूंगा। इसके बाद मर्फी कार को स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है और उसकी मुसीबत बढ़ जाती है। अब घर पहुंचने की जल्दी में मर्फी अपनी कार का टायर खुद ही चेंज करने लगता है और इस बीच उसे एक ट्रक सामने से आता हुआ दिखाई देता है। अब वो उस ट्रक से मदद मांगने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो गलती से ट्रक के सामने गिर जाता है और इसी एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सन 2024 में, जहां हम डेविड नाम के लड़के को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड और कोई नहीं बल्कि मर्फी का बेटा है, जो आज अपने पिता के बारे में सोच रहा होता है। और ये हाल उसके दादाजी का भी था, जो उस रेडियो को सुनकर अपने बेटे को याद करते रहते थे। खैर, एक दिन वो रेडियो अचानक से बंद हो जाता है, तो डेविड कहता है कि लाइए दादाजी, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, आखिर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो हूँ। लेकिन उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा, इसको किसी इंजीनियर की नहीं बल्कि प्यार की जरूरत है, ये पहले भी काफी बार बंद होकर चालू हो चुका है, इस बार भी हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर डेविड घर से चला जाता है और रास्ते भर यही सोचता रहता है कि पता नहीं दादाजी क्यों उस रेडियो से इतना प्यार करते हैं, आए दिन वो बंद होता रहता है, अब चाहे कुछ भी हो मैं उसको ठीक करके ही रहूंगा। इस बीच वो अचानक उसी ब्रिज पर पहुंच जाता है जहां उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था और वहां वो वापस अपने पिता को याद करने लगता है। खैर, इसके बाद वो अपने एक दोस्त एलेक्स के पास पहुंचता है, जिसे उसने सुबह अपने दादाजी के रेडियो के बारे में बताया था। अब एलेक्स उसे एक चार्ट देकर कहता है कि इसमें रेडियो से जुड़ी पूरी जानकारियां हैं, इससे तुम्हें उस रेडियो को ठीक करने में पूरी हेल्प हो जाएगी। फिर वो डेविड से उसके दादाजी का पूरा डे शेड्यूल पूछता है, तो डेविड बताता है कि वो रोज सुबह 10 बजे घर से निकलते हैं और फिर अपने दोस्त टोनी अंकल के घर पहुंचकर अपने बाकी दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलते रहते हैं। इसके बाद वो शाम को 5 बजे के बाद घर आते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं। इसके बाद डेविड कहता है कि हम एक काम करेंगे, कल मैं अपनी बाइक तुम्हारे घर के सामने पार्क करके आऊंगा, फिर जब शाम को दादाजी आएंगे तो मेरी बाइक को तुम्हारे घर पर देखकर मुझसे पूछने आएंगे कि मैं घर कब आऊंगा। इस बीच मुझे तुम कॉल करके बता देना कि दादाजी कितनी देर में घर पहुंच रहे हैं, बाकी वो जिस टाइम पर आएंगे उससे पहले मैं उस रेडियो को उस जगह पर रख दूंगा। एलेक्स इसके लिए राजी हो जाता है और प्लान के मुताबिक डेविड दूसरे दिन अपनी बाइक उसके घर के सामने पार्क कर देता है। फिर दादाजी के जाने के बाद डेविड वो मैनुअल चार्ट निकालता है और अपने दादाजी के रेडियो को रिपेयर करने बैठ जाता है। इस बीच अपने दोस्त
टोनी के घर बैठे बैठे डेविड के दादाजी देखते हैं कि मौसम आज बहुत खराब सा हो रहा है, इसीलिए आज वो जल्दी घर निकलने की सोचते हैं। ये देखकर टोनी अपना एक छाता उनको दे देता है ताकि वो रास्ते में भीग ना जाएं। लेकिन इसी बीच मौसम सुहाना होने की वजह से एलेक्स को नींद आ जाती है और वो डेविड के दादाजी पर ध्यान ही नहीं देता। उधर डेविड घर पर रेडियो ठीक कर रहा होता है कि अचानक घर की डोरबेल बजती है, जिसके बाद डेविड डरते हुए दरवाजा ओपन करता है कि कहीं दादाजी तो नहीं आ गए। लेकिन जब वो दरवाजा ओपन करता है तो सामने उसकी गर्लफ्रेंड जैसी होती है, जो उससे मिलने के लिए घर आई होती है। जैसी फौरन घर के अंदर आ जाती है, लेकिन डेविड उससे कहता है कि जैसी आज मुझे बहुत ही जरूरी काम है, मुझे अपने दादाजी का रेडियो ठीक करना है और वो भी उनके आने से पहले, इसलिए तुम आज चली जाओ, हम लोग फिर किसी और दिन मिलेंगे। जैसी कहती है कि अब कैसे जाऊं, मैं तो बारिश की वजह से यहाँ आ गई थी क्योंकि मेरे पास छाता नहीं है। तो ये सुनकर डेविड उसे एक छाते की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि एक काम करो, तुम मेरा छाता ले जाओ और फौरन यहाँ से चली जाओ, अगर दादाजी आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसी उसके कहे मुताबिक छाता लेती है और वहाँ से निकल जाती है। उधर दादाजी एलेक्स के पास होते हैं, जो बारिश की वजह से थोड़ी देर वहीं रुक जाते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर जैसी पर पड़ती है, जिसके हाथ में एलेक्स का छाता होता है। उसे देखकर वो एलेक्स से कहते हैं कि ये जरूर डेविड से मिलकर मेरे घर से आ रही है, इसके हाथ में डेविड का छाता है। लेकिन एलेक्स कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है दादाजी, आप बेवजह शक कर रहे हैं, और इस तरह से वो उनको आगे बढ़ने से रोकने लगता है। लेकिन दादाजी नहीं मानते और एलेक्स से पीछा छुड़ाकर अपने घर आ जाते हैं। पर इत्तेफाकन तब तक डेविड उस रेडियो को ठीक करके अपनी जगह पर रख चुका होता है। लेकिन एक दिक्कत होती है कि गलती से वो रेडियो उससे थोड़ा भीग जाता है, फिर भी वो उसको ठीक से पोंछकर वहीं पर रख देता है। अब घर पर आते ही दादाजी को अपना रेडियो 1 इंच टेढ़ा दिखता है, जिसके बाद वो रेडियो के साथ साथ डेविड को भी घूरने लगते हैं। लेकिन आज वो रेडियो पर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो जैसी के आने की वजह से डेविड से गुस्सा होते हैं। वो फौरन डेविड को अपने पास बुलाते हैं और उसे अच्छे से सुनाते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने और कमाने की है, इश्कबाजी करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। डेविड कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दादाजी? तो दादाजी कहते हैं कि मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसी के हाथ में तुम्हारा छाता देखा, जो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, यानी जैसी यहाँ पर आई थी। तुम्हें पता है कि अगर किसी ने उसको यहाँ देख लिया या तुम लोगों के बीच कुछ उल्टा सीधा हो गया तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, और ऊपर से जैसी के फ्यूचर पर भी असर पड़ेगा। अब बहुत हो गया, कल से मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने जाया करूंगा। वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन मुझे घर में मिलना मिलाना पसंद नहीं, और ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। इसके बाद वो एलेक्स की भी क्लास लगाते हैं कि इसमें तुम्हारी भी गलती है कि तुम अपने दोस्त को समझाने की जगह उसका साथ दे रहे हो। लेकिन तभी डेविड एकदम से चिल्लाते हुए अपने दादाजी से कहता है कि आप मुझे सही गलत का फर्क मत बताइए, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, और वैसे भी आज तक आपने सिवाय मुझे रोकने और टोकने के किया ही क्या है। अब एलेक्स उसको ये सब बोलने से रोकता है, लेकिन इतने में डेविड और ज्यादा ताव में आकर कहता है कि आप मेरे दादाजी हैं, पिता नहीं, इसीलिए पिता बनने की कोशिश भी मत कीजिए। अब डेविड के ये शब्द उसके दादाजी को बहुत चुभ जाते हैं और वो बहुत ही हर्ट फील करते हुए उस वक्त को याद करने लगते हैं जब मर्फी के मरने के बाद उन्होंने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उस वक्त वो उसके साथ दोस्त की तरह खेलते थे, माँ की तरह प्यार भी करते थे और पिता की तरह देखभाल भी किया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड को अपने शब्दों पर कोई रिग्रेट नहीं होता, उल्टा वो ये सोच रहा होता है कि आखिर उसके दादाजी कब उसको समझेंगे। इसके बाद उसकी मुलाकात जैसी से होती है, जो देखती है कि रात होने के बाद भी डेविड अपने घर पर नहीं जा रहा। फिर पूछने पर वो बताता है कि उसका दादाजी के साथ झगड़ा हो गया है। तो ये सुनकर जैसी उसको समझाती है कि तुमने आज जो किया वो बहुत ही गलत है, तुम्हें दादाजी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए अभी जाओ और उनसे माफी मांगो। इसके बाद डेविड देर रात में बारिश में भीगते हुए घर आता है। यहाँ उसके दादाजी अभी भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसके आते ही वो घड़ी की तरफ देखते हैं और दरवाजा बंद करके सोने चले जाते हैं, जिसके बाद डेविड उनसे बिना कुछ कहे अपने रूम में सोने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस रात बहुत तेज बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही होती है, और इस बीच तेज बिजली अचानक से डेविड के घर के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से दादाजी के रेडियो में एक स्पार्क होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ठीक यही स्पार्क किसी दूसरी जगह पर रखे एक सफेद कलर के रेडियो में भी होता है, जिस वजह से पता नहीं कैसे वो व्हाइट रेडियो और दादाजी का रेडियो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। खैर, अब अगली सुबह जब डेविड उठता है तो वो देखता है कि उसके दादाजी घर पर नहीं है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर वो दादाजी के रेडियो को अपने हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है, जो गलती से कल उससे भीग गया था। इतना सब करने के बाद वो आखिर में उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में अचानक उस रेडियो से धुआं निकलने लगता है, जिसे देखते ही डेविड समझ
जाता है कि वो रेडियो ठीक नहीं हुआ। इसके बाद वो एलेक्स को गाली देने लगता है कि उसके चक्कर में मैंने दादाजी के रेडियो को सही करने की जगह बिगाड़ दिया है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि उसकी ये सारी बातें जेनी नाम की एक लड़की अपने उसी व्हाइट रेडियो पर सुन रही होती है, जो उस तूफान के वक्त इस रेडियो से कनेक्ट हो गया था। जेनी कहती है कि आखिर कौन है ये आदमी जो किसी को गाली पर गाली दिए जा रहा है। तभी जेनी की ये बातें डेविड अपने दादाजी के रेडियो के जरिए सुन लेता है और एकदम से हैरान हो जाता है। ये सुनकर अचानक डेविड अपना नाम बताता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो जेनी कहती है कि मेरा नाम जेनी है, लेकिन लगता है कि क्रॉस कनेक्शन हो गया है। तो डेविड कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्रॉस कनेक्शन तो एक ही एरिया में होता है और जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे एरिया में जेनी नाम की कोई लड़की नहीं है। ये सुनकर जेनी कहती है कि वही मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे एरिया में भी डेविड नाम का कोई लड़का नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। खैर, अब बातों ही बातों में दोनों को पता चल जाता है कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इसलिए डेविड कहता है कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, पता तो चले कि आखिर तुम कितनी दूर रहती हो, क्योंकि ज्यादा दूर से रेडियो क्रॉस कनेक्शन कर ही नहीं सकता। अब मिलने वाली बात से जेनी थोड़ी हेजिटेट होने लगती है। तो डेविड कहता है कि घबराओ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा हूँ। मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, इसीलिए ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। तो इस तरह से फाइनली दूसरे दिन जेनी मिलने के लिए मान जाती है और वो दोनों जिस जगह पर मिलने का डिसाइड करते हैं वहाँ आकर डेविड जेनी का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेसी पहुँच जाती है, जिसे देखकर डेविड कहता है कि अरे तुम यहाँ कैसे आ गई, मैं तो किसी और का इंतजार कर रहा था। पर उसकी ये बात जेसी को पसंद नहीं आती। वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें जिसका इंतजार है तुम उसका इंतजार करो, मैं जा रही हूँ। इस तरह से वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है और डेविड को उसे समझाने का मौका ही नहीं मिलता। वो सोचता है कि बाद में जेसी से मिलकर उसे सब कुछ समझा देगा और इसी बीच वो जेनी का इंतजार करता रहता है। पर सुबह से शाम हो जाती है और जेनी वहाँ पर नहीं आती, जिस बात से डेविड को बहुत बुरा लगता है। फिर जब अगले दिन दोनों की रेडियो पर बात होती है तो डेविड कहता है कि मैंने कल तुम्हारा पूरे दिन इंतजार किया लेकिन तुम आई ही नहीं। तो जेनी कहती है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं कल 2 घंटे क्लास के बीच से वहाँ पर आई थी लेकिन तुम ही वहाँ पर नहीं आए थे। इस तरह से दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तो लास्ट में डेविड कहता है कि छोड़ो ये सब, हो सकता है कि तुम किसी दूसरी जगह पर खड़ी हो और मैंने देखा ना हो। फिर वो कहता है कि एक काम करो, तुम मुझे अपनी फोटो व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं तुम्हारी फोटो को देखकर अगली बार तुम्हें सामने से पहचान सकूं। और ये सुनकर जेनी पूछती है कि ये व्हाट्सएप क्या है। तो डेविड कहता है कि मजाक मत करो, अगर तुम्हें अपना नंबर देने में कोई डर लग रहा है तो एक काम करो, अपना फोटो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दो। ये सुनकर वो कहती है कि ये क्या कह रहे हो, मुझे कोई इंस्टॉलमेंट या लोन नहीं चाहिए। तो डेविड कहता है कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो, अच्छा एक काम करो, हो सकता है कि तुम सोशल मीडिया ना यूज करती हो तो अपने किसी फ्रेंड को बोलो कि वो तुम्हारे फोन में व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर दे। तो वो कहती है कि तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब पहले तो डेविड को लग रहा था कि जेनी मजाक कर रही है, लेकिन उसकी इरिटेशन वाली आवाज से वो समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसीलिए वो पूछता है कि जेनी तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या। तो जेनी कहती है कि मेरे पास फोन कहाँ से आया, फोन तो हॉस्टल में वार्डन के पास होता है ना। ये सुनकर डेविड शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या तुम अभी अभी कोमा से उठी हो जो 90s की लड़कियों की तरह बातें कर रही हो। तो जेनी कहती है कि जब ये 90s चल रहा है तो मैं भी उसी समय से बात करूंगी ना, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे पता नहीं भविष्य से बातें कर रहे हो। डेविड गुस्से में कहता है कि बहुत हो गया, अब तुम जाओ और कनेक्शन काट दो, मुझे अब बात नहीं करनी। ये सुनकर जेनी भी कहती है कि हाँ मुझे भी जाना है, आज वर्ल्ड कप मैच है और मैं उसको मिस करना नहीं चाहती। अब इस बीच डेविड दूसरी तरफ से आ रही 90s के टीवी की आवाज भी सुन लेता है और फिर पूछता है कि वर्ल्ड कप, कौन सा वर्ल्ड कप, अभी कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा है। तो जेनी कहती है कि क्या फिजूल की बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और आज इंडिया और श्रीलंका का मैच है। वो आगे कहती है कि मुझे पता है मैच इंडिया ही जीतेगी, लेकिन मैं सिर्फ अपने सचिन के लिए ये मैच देख रही हूँ। ये सुनकर डेविड हंसते हुए कहता है कि सचिन को तो रिटायर हुए कई साल हो चुके हैं और तुम अब उनको खेलते हुए देखना चाहती हो। तो जेनी कहती है कि आज 13 मार्च 1996 है और आज ये मैच है। अब सचिन कब रिटायर होगा कब नहीं ये फ्यूचर में देखेंगे, तुम अपनी भविष्यवाणी मत करो। अब यहाँ ये सुनकर पहली बार डेविड का दिमाग घूम जाता है और वो कहता है कि क्या तारीख बताई तुमने, 13 मार्च 1996। फिर वो कहता है कि जेनी मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज समझ लो कि जितना यकीन तुम्हें है कि तुम 1996 में हो, उतना ही यकीन मुझे है कि मैं 2024 में हूँ।
जेनी ये सुनकर कहती है कि अब मजाक बहुत हो गया, मैं मैच देखने जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे। लेकिन डेविड कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर वो उसे रुकने के लिए कहता है और इंटरनेट पर चेक करता है कि आखिर 13 मार्च 1996 वाले मैच में क्या हुआ था। इसके बाद वो जेनी से कहता है कि देखो जेनी, मैं तुमको प्रूव कर दूंगा कि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ। आज तुम जो मैच देख रही हो उसमें इंडिया और श्रीलंका का सेमीफाइनल मैच है, जिसमें मैच के अंदर लड़ाई हो जाएगी और मैच में श्रीलंका को विनर बना दिया जाएगा। ये सुनकर जेनी हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है, सुन लिया, अब मैं जा रही हूँ मैच देखने। हम देखते हैं कि जेनी इस बात को लाइटली लेती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसे डेविड की बातों पर शक होने लगता है। और जब आखिर में वैसा ही होता है जैसा डेविड ने कहा था, तो जेनी के होश ही उड़ जाते हैं। मैच खत्म होते ही जेनी फौरन रेडियो के पास आती है और डेविड से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैच में ठीक वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा था। आगे वो कहती है कि तुमने कहा कि तुम फ्यूचर से हो, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। डेविड कहता है कि मैं खुद हैरान हूँ और मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि पता नहीं कब ये रेडियो बंद हो जाए, ये बहुत ही पुराना रेडियो है। फिर डेविड कहता है कि हम एक काम करेंगे, जब तक ये रेडियो चल रहा है तब तक हम लोग बात करते रहेंगे और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बात करने के लिए बुलाएंगे। लेकिन जेनी कहती है कि मेरा तो कोई फ्रेंड है ही नहीं और आगे मैं किसी को इसके बारे में बताऊंगी तो कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। तो डेविड कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे दोस्त मेरी बातों को मानेंगे और बात करने भी आएंगे। इस बीच डेविड जेनी को अपनी गर्लफ्रेंड जैसी के बारे में भी बताता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारा वेट कर रहा था तो जैसी वहाँ आई थी और उसे लगा कि मैं किसी दूसरी लड़की का इंतजार कर रहा हूँ, जिससे वो नाराज होकर चली गई, लेकिन बाद में मैंने उसको मना लिया। तो ये सुनकर जेनी भी उसे अपने क्रश के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम टॉम है, वो असल में मेरे कॉलेज में गेस्ट फिजिक्स लेक्चरर हैं। मैंने भी अभी तक उनसे सामने से बात तो नहीं की है, पर कभी कभी कुछ फिजिक्स की प्रॉब्लम्स के बहाने उनसे बात हो जाती है। डेविड कहता है कि फिर दिक्कत क्या है, उसे अपने मन की बात बता दो। तो जेनी कहती है कि दिक्कत ये है कि मैं फिजिक्स में माहिर नहीं हूँ, इसलिए अगर मैं एग्जाम्स में फेल हो गई तो मेरी लव स्टोरी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। तो डेविड कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, यहाँ 2024 में हम इंटरनेट से किसी भी ईयर का एग्जाम पेपर निकाल लेंगे। मैं तुमको 1996 का एग्जाम पेपर निकाल कर दे दूंगा, जिससे तुम्हें एग्जाम्स क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेविड जेनी को एग्जाम पेपर्स प्रोवाइड कर देता है और साथ में अपने दोस्तों के बारे में भी बताता रहता है। अब जेनी एग्जाम दे देती है और फिर कुछ दिनों तक रेडियो पर बात करने नहीं आती, जिससे डेविड परेशान होने लगता है कि आखिर हुआ क्या होगा। लेकिन फिर एक दिन वो रेडियो पर पता करने आती है, तो डेविड उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतने दिन तुम कहाँ थी, सब ठीक तो है। तो जेनी कहती है कि असल में मैं काफी परेशान थी, टॉम का हमारे कॉलेज से ट्रांसफर हो रहा था, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स ने फंक्शन रखा था। सभी लोगों ने टॉम के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन मेरी वहां जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने देखा कि वो मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चला गया और थोड़ी दूर जाते ही कार से उसके स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया। फिर जब तक स्टूडेंट्स जा चुके थे तो मैं वहाँ पर थी और मैं ही उसको हॉस्पिटल लेकर गई। बाद में पता चला कि उसके फादर किसी काम से बाहर गए हैं और उन्हें आने में 2 दिन लगेंगे, इसीलिए मैंने ही उसका ख्याल रखा और मैं रेडियो पर बात करने नहीं आ पाई। वो कहती है कि मुझे बाद में पछतावा भी हुआ कि अगर मैं फोटो खिंचवाने उसके पास चली जाती तो शायद वो थोड़ी देर में वहाँ से जाता और उसका कार से एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन डेविड ये सुनकर कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि इस बहाने तुम्हें उसके साथ वक्त बिताने का मौका मिला और वो भी तुम्हें समझ पाया। लेकिन इस बीच तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं ना? इस बात पर जेनी कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने वहाँ बैठे बैठे उसके लिए एक पोएम लिखी। तो डेविड उससे वो पोएम सुनाने के लिए कहता है। इसके बाद जेनी उस पोएम को सुनाना शुरू करती है और जैसे जैसे वो पोएम आगे बढ़ती है वैसे वैसे डेविड को याद आता है कि ये पोएम तो मैंने हाल ही में कहीं पढ़ी थी। फिर उसे याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले उसे पुराने सामान में ये पोएम मिली थी, जिसे पढ़कर उसने फ्रेम करके रखवा लिया था। अब वो फौरन उस पोएम को लेकर रेडियो के पास आता है और जेनी के साथ साथ उस पोएम को बोलने लगता है। अब जैसे ही डेविड पोएम सुनाने लगता है तो जेनी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे देख भी सकते हो जो मेरी लिखी पोएम को पढ़ पा रहे हो? तो डेविड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हारे क्रश टॉम का पूरा नाम थॉमस मर्फी है? तो जेनी कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो डेविड हैरान होते हुए इमोशनल होकर कहता है क्योंकि वो मेरे पिता हैं। फिर ये सुनकर जेनी के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि यानी तुम मेरे बेटे हो?
इसीलिए मैं सोचती थी कि तुमसे बात करके मुझे इतना सुकून क्यों मिलता है। पर डेविड कहता है कि ऐसा नहीं है जेनी, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ का नाम रेचल था और मेरे पिता के साथ शादी करने के बाद वो किसी और के साथ चली गईं, जबकि मैं उस वक्त सिर्फ 2 साल का था। उसके बाद मेरे पिता और दादाजी ने ही मुझे पाला और फिर एक दिन मेरे बर्थडे वाली रात पापा का भी एक्सीडेंट हो गया और वो भी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, जिसके बाद मेरा पूरा ख्याल मेरे दादाजी ने ही रखा और उन्हीं के रेडियो से मैं आज तुमसे बात कर रहा हूँ। ये सुनकर जेनी को झटका लगता है कि फ्यूचर में टॉम की मौत हो चुकी है और वो ये सुनकर रोने लगती है। इस बीच हम देख पाते हैं कि आखिर क्यों शुरू में हमें मर्फी का चेहरा नहीं दिखाया गया था, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल डेविड से मैच करता था। खैर, जेनी रोने लगती है और ये सोचकर बहुत दुखी होती है कि वो असल में टॉम से शादी नहीं कर पाएगी। डेविड उसका बेटा नहीं है और ऊपर से अब टॉम भी इस दुनिया में नहीं है। फिर कुछ दिनों तक इसी गम में जेनी रेडियो पर बात नहीं करती और उधर भी डेविड इन चीजों को सोचकर परेशान हो जाता है और इसी बीच वो ये सारी बातें जैसी से शेयर करता है। जैसी उसको संभालती है और कहती है कि डेविड, जरा सोचो कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जेनी तुम्हारे पिता से शादी नहीं कर पाई और उन्हें रेचल से शादी करनी पड़ी। तो ये सुनकर डेविड को याद आता है कि बचपन में जब वो अपने पिता के रूम में जाता था तो उसके दादाजी उस पर बहुत गुस्सा करते थे और उसे अंदर जाने से रोकते थे। इसीलिए वो सोचता है कि अगर मैं पापा के रूम में जाकर चेक करूं तो शायद मुझे कुछ क्लू मिल जाए। इसीलिए आज जब उसके दादाजी घर से जाते हैं तो वो सीधा अपने पिता के रूम में जाता है और उनके सामान को टटोलने लगता है। फिर थोड़ी ही देर में उसे कुछ सामान मिलता है जिसमें उसके पिता के कुछ खत होते हैं जो उन्होंने जेनी के लिए लिखे थे। साथ में उसमें जेनी की फोटो भी होती है, जिसे देखते ही और खत को पढ़ते ही डेविड रोने लगता है। उसे अपने पिता की बहुत याद आती है और इतने में दादाजी किसी काम से वापस घर आ जाते हैं और ये सब देखकर डेविड को रोते हुए संभालते हैं। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने अभी तक तुमसे ये बात छिपाई, लेकिन सच मानो मुझे कभी तुम्हारे पिता ने इसके बारे में नहीं बताया, वरना मैं उन दोनों को मिलाने की कोशिश जरूर करता। आज भी जब मैं अपने बेटे को याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह डेविड और दादाजी एक दूसरे से गले लगकर रोने लगते हैं। फिर अगले दिन जेनी बात करने वापस रेडियो पर आती है, जहां वो डेविड से पूछती है कि आखिर टॉम का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। मैं ये सोचकर अंदर ही अंदर घुट रही हूँ कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो पूछती है कि डेविड, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे टॉम की जान बचाई जा सके। तो डेविड कहता है कि याद है तुमको उनका पुराना एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था, क्योंकि वो तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे, लेकिन तुम गई नहीं और उनका स्कूटर कार से टकरा गया। मैंने घर पर उनके खत पढ़े जो उन्होंने तुम्हारे लिए लिखे थे, इसलिए अब तुम एक काम करो, उनसे जाकर अपने दिल की बात कह दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम उनसे बात करोगी तो तुम दोनों की शादी हो जाएगी, क्योंकि मेरे दादाजी इसमें पापा का साथ जरूर देंगे। असल में पास्ट में मेरे पिता ने दादाजी को कुछ बताया ही नहीं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए तुम फौरन जाकर मेरे पापा से बात करो और उनसे अपने दिल की बात कह दो। ये सुनकर जेनी कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आज सुबह ही उन्होंने मुझे बताया कि वो आज शाम को हैदराबाद जा रहे हैं और वहीं पर अपना काम करेंगे। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई क्योंकि उनके फ्यूचर की मौत की बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तो डेविड कहता है कि अभी देर नहीं हुई, तुम जाकर उनको रोक लो, वो रुक जाएंगे। ये सुनकर जेनी फौरन वहाँ से भागती है और हम देखते हैं कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन वो बिना रुके बस भागती ही रहती है। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि आखिरी बोट भी जा चुकी थी, इसलिए अब वो वहाँ बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी इतने में उसे सामने से एक और बोट आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि पिछली बोट आखिरी बोट नहीं थी। और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखों के सामने टॉम यानी थॉमस होता है, जिसे देखते ही जेनी फौरन भागते हुए उसे गले लगा लेती है और फिर दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों अब एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और ये बात जेनी डेविड को भी बताती रहती है। लेकिन इस बीच वो रेडियो वाली बात टॉम से शेयर नहीं करती, ताकि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर घबरा ना जाए। खैर, इस तरह दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती है और एक दिन इस बारे में टॉम के पिता को पता चल जाता है। वो कहते हैं कि ऐसे छुप छुप कर मिलना ठीक नहीं है, ये हमारे कल्चर में नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने एक लड़की वालों को अपने घर पर बुलाया है, वो आते ही होंगे, इसलिए तुम अब शादी के लिए हाँ कर देना और अपना घर बसा लेना, उम्र हो गई है तुम्हारी शादी की। ये सुनकर अब टॉम घबराने लगता है कि वो अब जेनी को क्या बोलेगा और आखिर इन लड़की वालों को कैसे मना करेगा। खैर, इस बीच अब घर की घंटी बजती है और टॉम दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि जेनी ही अपनी सहेलियों के साथ आई हुई थी। फिर यहाँ पर रिवील होता है कि टॉम के पिता ने पहले से ही जेनी के बारे में सब कुछ पता कर लिया था और उन्हें पता चल चुका था कि जेनी एक बहुत ही अच्छी लड़की है
लेकिन वो अनाथ है, इसीलिए उन्होंने जेनी के साथ में उसके फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था ताकि शादी की बात उन लोगों के सामने हो सके। तो इस तरह अब सभी मिलकर लंच करते हैं और दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जेनी ये बात आकर डेविड को बताती है और इस बार डेविड के साथ जैसी भी वहाँ मौजूद होती है। वो जेनी की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है। खैर, इस बीच जेनी डेविड से कहती है कि आज मैंने पहली बार टॉम को इतना खुश होते देखा, वरना हमेशा वो मुस्कुराते थे, कभी हंसते नहीं थे। अब हम दोनों की शादी होने वाली है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया डेविड। अगर तुम नहीं होते तो हम दोनों कभी नहीं मिल पाते। ये सुनकर डेविड थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि जेनी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? तो जेनी कहती है कि मैं भला यहाँ से तुम्हारे लिए क्या काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे बस का होगा तो मैं मना नहीं करूंगी। तो ये सुनकर डेविड कहता है कि असल में मेरे दिमाग में मेरे पापा की बस एक मेमोरी ही है कि मैं बीच पर पानी में डूब रहा हूँ और वो मुझे हाथ पकड़कर बचा रहे हैं। इसके अलावा मुझे उनकी कोई बात याद नहीं, इसलिए मैं अपने पापा की आवाज एक बार सुनना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा करवा सकती हो? हालांकि डेविड कहता है कि उनको रेडियो के बारे में कुछ मत बताना, वरना वो भी अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाएंगे। मुझे सिर्फ उनकी आवाज सुननी है और कुछ नहीं। तो इस तरह से जेनी इसके लिए मान जाती है और फिर अगले दिन वो टॉम को लेकर अपने रूम पर आती है, जहां टॉम देखता है कि जेनी ने अपने रूम में डेविड नाम के सभी लेजेंडरी लोगों की तस्वीरें लगा रखी हैं। ये देखकर टॉम उससे कहता है कि लगता है तुम्हें डेविड नाम बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, हम अपने बच्चे का नाम डेविड ही रखेंगे। इसके बाद टॉम कहता है कि जेनी, आखिर हमारा सपना सच हो गया, हम दोनों की शादी होने वाली है। मुझे नहीं लगा था कि पापा इसके लिए इतनी जल्दी मान जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने खुद सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया। वो दुनिया के बेस्ट फादर हैं और मैं ठीक उनकी ही तरह बनना चाहता हूँ और अपने आने वाले बच्चों की देख रेख ठीक उन्हीं की तरह करना चाहता हूँ जैसे उन्होंने मुझे पाला है। अब ये सब जैसी और डेविड सुनकर इमोशनल होने लगते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर दादाजी पर पड़ती है जो खुद ये सब खड़े खड़े सुन रहे होते हैं और टॉम की आवाज सुनकर वो पहचान जाते हैं कि ये उनके बेटे की ही आवाज है। अब इतने में वो कुछ कह पाते तभी डेविड उनसे कहता है कि दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, आपका रेडियो खराब हो गया था, लेकिन मैं आपको आपके बर्थडे पर यही रेडियो ठीक करके देने वाला था, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, अब ये रेडियो पास्ट से कनेक्ट हो गया। अब दादाजी पूछते हैं कि इतना सब हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? तो डेविड कहता है कि हाँ दादाजी, क्योंकि मुझे आपसे डर लग रहा था। तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हारा बाप भी मुझसे डरता था। अरे मैं तुमको प्यार करता हूँ इसीलिए तो तुम्हें डांटता हूँ, अगर मैं ख्याल रखूंगा तो क्या चिल्ला भी नहीं सकता? जरा सोच कर देखो कि मेरे पास तुम्हारे अलावा आखिर है ही कौन, और अगर मैं तुमसे दूरी बनाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा बेटा? और ऊपर से तुम बिल्कुल अपने पिता के जैसे हो, इसीलिए तुमको देखकर ही मैं जी रहा हूँ, वरना मैंने भी कब की हार मान ली होती। इसीलिए आज के बाद मुझसे कुछ मत छुपाना। डेविड अपने दादाजी से हाँ बोलता है और उनसे कहता है कि हैप्पी बर्थडे दादाजी। तो ये सुनकर दादाजी उसे भी हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों का बर्थडे आज के दिन ही पड़ता है और साथ में आज उसके पिता टॉम की डेथ एनिवर्सरी भी है। इसीलिए अब डेविड और जैसी मिलकर चर्च में प्रे करने जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि टॉम और जेनी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और अपनी शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन डेविड अपने पिता के बारे में सोचते हुए उसी जगह पर जाता है जहां उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ वो अपने पिता को याद कर ही रहा होता है कि इत्तेफाकन उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और अफरा तफरी में उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। वहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे काफी सीरियस चोट आई है। इस बीच जैसी वहाँ आती है और उसके पास आकर उसे हक कर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लेकिन डेविड कहता है कि जैसी, अगर मैं मर गया तो तुम मेरे फ्यूनरल में गाउन ही पहनना, तुम उसमें बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर जैसी को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए बाहर आकर डेविड के दोस्त से कहती है कि देखो डेविड कैसी बातें कर रहा है, उसको समझाओ कि वो ऐसी बातें ना करे, नहीं तो मैं उससे बात नहीं करूंगी। ये सुनकर डेविड का दोस्त कहता है कि लगता है वो पागल हो गया है और ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। अपने पिता के पास्ट को चेंज करके आखिर वो कर क्या सकता है? वो कहता है अपने पिता और जेनी के बच्चों को खिलाएगा, वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन तभी इतने में उसे कुछ याद आता है और वो जेसी से कहता है कि एक मिनट, अगर जेनी और डेविड के पिता की शादी हो गई तो इसका मतलब डेविड पैदा होगा ही नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर जैसी का दिमाग भी हिल जाता है और वो फौरन डेविड के पास जाकर कहती है कि अगर तुम्हारे पापा और जेनी की शादी हो गई तो तुम पैदा ही नहीं होंगे। तो डेविड कहता है कि यही तो बात है, मैं इस चीज को अच्छे से जानता था,
लेकिन मैं मेरे पिता और जेनी को मिलवाना चाहता था और मेरा काम पूरा हो गया। इसके बाद अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। वो कहता है कि जैसे जैसे मेरे माता पिता करीब आएंगे वैसे वैसे मेरा वजूद इस टाइमलाइन से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यही मेरी डेस्टिनी है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब हम देखते हैं कि पास्ट में टॉम और जेनी की शादी हो रही होती है और इधर डेविड की तबीयत लगातार खराब हो रही होती है। इस बीच डेविड जैसी को याद करते हुए अपना दम तोड़ देता है और डॉक्टर्स उसे सीपीआर देने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेविड का पूरा वजूद बैकवर्ड में जाने लगता है। यहाँ इस टाइमलाइन से उसका एक एक रिलेशन खत्म होते जा रहा था और यहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इसके बाद सीन कुछ हफ्ते बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि डेविड के दादाजी खिड़की के पास खड़े होते हैं और डेविड के होश में आने पर उससे कहते हैं कि तुमने क्या सोचा, तुम मुझसे ऐसे ही दूर चले जाओगे? मेरा बेटा तो चला गया लेकिन मेरे जीते जी मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर डेविड फौरन उस रेडियो को ढूंढने लगता है और ना मिलने पर वो इस बारे में अपने दादाजी से पूछने लगता है, पर वो उस रेडियो के बारे में कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि तुम मेरे पास हो, मेरे लिए यही काफी है और मुझे किसी भी पास्ट या फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। डेविड को ये सुनकर बहुत गिल्ट फील होता है कि मैं अपने पिता और जेनी को नहीं मिला पाया, पर वो सोचता है कि आखिर मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब जेनी और उसके पिता की शादी नहीं हुई होगी। वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि उनकी शादी तो होने वाली थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी शादी नहीं हुई और मैं बच गया? इस बीच जैसी कहती है कि तुम अभी भी उनके बारे में सोच रहे हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे होश में आने तक मैं दिन रात चर्च में बैठी रहती थी। मैंने सोच रखा था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी और वापस ऑर्फनेज में चली जाऊंगी। अब ऑर्फनेज का नाम सुनकर डेविड को याद आता है कि जेनी भी ऑर्फनेज में पली बड़ी थी, इसीलिए अगर जेनी की शादी उसके पिता से नहीं हुई तो अब वो यानी प्रेजेंट में वो किसी न किसी ऑर्फनेज में ही काम कर रही होगी। इसलिए अब वो जाकर अपने शहर के सभी ऑर्फनेज में जेनी नाम की औरत की तलाश करने लगता है, लेकिन उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगता। अब वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जेनी प्रेजेंट में है ही नहीं, कहीं उसने अपने साथ पास्ट में कुछ गलत तो नहीं कर लिया होगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ता है कि तभी उसे याद आता है कि जब वो शुरू में जेनी से बात कर रहा था तो वो अपना नाम जेनी नहीं बल्कि जननी बता रही थी, जबकि डेविड उसको ठीक से ना बोल पाने की वजह से जेनी जेनी बोले जा रहा था। यही याद करते हुए अब वो जैसे ही ऑर्फनेज में जननी नाम की लेडी के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि जननी मैडम, वो तो आपको ब्रिज पर मिलेंगी, अधिकतर वो वहीं होती हैं। इसके बाद डेविड फौरन अपनी बाइक को लेकर ब्रिज पर जाता है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। उसको देखते ही डेविड कहता है, जेनी मैं आ गया। ये सुनकर वो औरत पीछे मुड़ती है और उसे पहचान लेती है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेविड है, क्योंकि जेनी नाम से उसे सिर्फ वही बुलाता था। जेनी फौरन जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा, मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर आओगे और मैं इस साल 2024 में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे याद था कि तुम मुझसे 2024 से बात कर रहे थे। यहाँ डेविड भी जेनी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि आप तो पापा के साथ शादी करने वाली थी, फिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों ने शादी नहीं की? तो जेनी आखिर में अपना राज खोलते हुए कहती है कि असल में जिस दिन हमारी शादी थी मुझे उस वक्त याद आ गया था कि अगर टॉम से मेरी शादी हो जाएगी तो तुम तो पैदा ही नहीं होंगे, इसीलिए अपने प्यार के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकती थी। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। भाई वाह, क्या क्लाइमेक्स है। इसके बाद जेनी कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया और लास्ट में सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मैं टॉम के साथ नहीं रह पाई पर मुझे विश्वास था कि एक दिन तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे और मैं अपने बेटे के साथ रह पाऊंगी। वो कहती है कि लास्ट मोमेंट पर मैंने टॉम से शादी करने से मना कर दिया और मैंने उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया ताकि तुम फ्यूचर में पैदा हो सको और जैसी के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सको। अब जेनी की ये बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन फाइनली डेविड उसे अपनी माँ मानते हुए अपनी फैमिली में शामिल कर लेता है और फिर दादाजी, जेनी, जैसी और डेविड साथ में रहना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों सच सच बताना, आपको ये मूवी कैसी लगी और खास तौर पर इसका क्लाइमेक्स, क्या आपने ऐसा प्रिडिक्ट किया था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर नए हैं तो भाई इस तरह की बेहतरीन मूवीज को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।